अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का ओरिजिन किस तरह से हुआ, किसने किया और इसमें क्या क्या जो है चेंजेस की वजह से ये हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अगस्त कॉम्टे है ना, उसने ये सबसे पहले सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1836 में, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। और ये जो सोशियोलॉजी है, सबसे पहले जो उन्होंने सोशियोलॉजी का नाम दिया था वो सोशल फिज़िक्स था। उन्होंने सबसे पहले सोशल फिज़िक्स कहा सोशियोलॉजी को। आगे हम देखते हैं कि इसकी फाउंडेशंस उन्होंने तो 1836 में ये इंट्रोड्यूस करवा दिया था डिसिप्लिन सोशल फिज़िक्स का। लेकिन आगे हम देखते हैं इसकी फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इब्ने खल्दून, यानी कि इब्ने खल्दून ने क्या फाउंडेशंस रखी थी सोशियोलॉजी के लिए, जिसकी वजह से आज हम सोशियोलॉजी को एज अ मदर ऑफ सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन के तौर पे जानते हैं। Though it is a new discipline, but its foundations are laid down by the Allama Ibn Khaldun in the form of book इल्मुल इमरान। उन्होंने एक बुक लिखी थी इल्मुल इमरान, जो थी स्टडी ऑफ पीपल्स के मुतल्लिक थी, जो जिसमें लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, जिसमें जो है लोगों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता था और उनके मुतल्लिक लिखा गया था इल्मुल इमरान में। ठीक है, तो आगे उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था इल्लामा इब्न खल्दून ने कहा था कि ही सेड नो वन हिस्टोरियन कुड राइट द हिस्ट्री अंटिल ही स्टडीड इल्मुल इमरान, यानी कि कोई भी जो हिस्टोरियन है वो नहीं कोई भी हिस्ट्री नहीं लिख सकता जब तक कि वो इल्मुल इमरान का मुतालिया ना कर सके, जब तक कि वो लोगों के बिहेवियर के मुतल्लिक ना जान सके, जब तक कि वो लोगों की एक्टिविटीज़ के पीछे जो एक्चुअल रीज़न्स हैं उनके मुतल्लिक वो ना जान सके। His contribution in sociology is मुक़ादमान। उनकी जो सोशियोलॉजी में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो एक बुक थी मुक़ादमान, ओरिजिन। आगे हम देखते हैं कि इसका यूरोप में ओरिजिन कैसे हुआ था, क्योंकि ये सबसे पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई थी ना, बाद में फ्रांस, जर्मनी, ऐसे। तो बिफोर द 18th सेंचुरी देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ 18th सेंचुरी से पहले यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी उसकी सोशियोलॉजी की इन यूरोप। अगर हम यूरोप में देखें तो ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस 18 और 19th सेंचुरी में जो है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई थी। इसी वजह से क्योंकि वहाँ एक यूरोप में जर्मनी में और फ्रांस में ग्रेट सोशल चेंजेस आए थे। सोशल चेंजेस इस तरह आए थे कि स्ट्राइकिंग्स हुई थी। स्ट्राइकिंग चेंजेस के रिज़ल्ट में 3 बड़े चेंजेस आए थे। सबसे पहले हम देखते हैं राइज ऑफ फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि जो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा चेंज था यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर नंबर 3 पे देखते हैं हम, जो तीसरा चेंज आया था वो न्यू आइडियाज़ एंड डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में था। अवेयरनेस पैदा हो गई थी लोगों में। तो ये 3 बहुत बड़े चेंज थे। आगे हम इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चेंज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसमें हम देखते हैं कि चेंज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले जो लोग थे वो क्या करते थे कि मोस्टली कंसर्न्स विद मेकिंग ऑफ होममेड प्रोडक्ट्स, यानी कि वो होममेड प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हें बेचते थे। जिस तरह के अगर हम फ्रांस में देखें तो वहाँ रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़े बनाने की सनत बहुत ज़्यादा थी। हर घर बनाता था, हर घर ने एक स्पेसिफिक कमरा रखा हुआ था जिसमें वो जो थे ये प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो दे वर स्मॉल स्केल, यहाँ तब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी। लेकिन जब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस हुई
ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर द 18th सेंचुरी में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुई थी, इन्वेंशन की वजह से न्यू जो है सनतें लगाई गई, इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस हुई। फिर आगे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ लगी। तो जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी ना, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और लार्ज लेबर फोर्स इंट्रोड्यूस हुई, और जो स्मॉल लेबर फोर्स थी यानी कि होममेड थिंग्स बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना, वो ख़त्म हो गई, उनका एंड हो गया। तो ड्यू टू दिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया कि इट वीकन द ओल्ड ट्रेडिशंस। अब ओल्ड ट्रेडिशंस क्या थे कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि होममेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो ये उनके ट्रेडिशंस में आता था। तो लार्ज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसने इसे अफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। आगे हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ सिटीज़। अब हम जैसे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई, तो फिर जो लोग थे, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीनें थी, वो पहले जो थे उनको ज़रूरी अजनास उगाते थे, उनकी क्या कहते हैं सीडिंग करते थे। लेकिन अब जब ये इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस हुई, तो फिर वो अपनी ज़मीनों को पैस्चराइजिंग की तरफ ले गए, पैस्चराइजेशन की तरफ ले गए कि उन्होंने भेड़ बकरियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी वो जो थी चरागाहें बना ली। और फिर क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को वूल की ज़रूरत थी कपड़ा बनाने के लिए, तो उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया अपनी ज़मीनों को पैस्चराइजिंग लैंड्स में कन्वर्ट करके। इसकी वजह से जो जाहिर सी बात है, अब ज़रिए अजनास कौन उगाता था? फार्मर्स। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इससे फार्मर्स के तबके को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास कोई काम ना रहा कुछ करने को। ड्यू टू दिस एक्सप्लोजर मूवमेंट फार्मर्स मूव्स टू द सिटीज़, लोग सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ उन्होंने रुख किया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, जैसा कि क्राइम, होमलेसनेस, पोल्यूशन, ये सब कुछ। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ सिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। आगे नंबर 3 पे हम पॉलिटिकल चेंजेस पे आ जाते हैं। यूरोपियन इन मिडल एजेस बिलीव दैट चर्च इज़ एवरीथिंग, यानी कि जो यूरोपियंस थे उस वक़्त मिडल एजेस के दौरान जो चर्च का एक बहुत बड़ा रोल था, यही कंट्री को गवर्न करता था। इवन कि किंग से बड़ा रुतबा चर्च का होता था। चर्च के जो पॉप्स थे वो कंट्रोल करते थे किंग को, और किंग और चर्च का जो है आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की वजह से, दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की वजह से रन कर रहे थे। लोग समझते थे कि जो किंग है उसे खुदा की जगह समझते थे, और इस वजह से उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। किंग का जो दिल चाहता वो करता, जिसको चाहता कत्ल करता, जिसको चाहता छोड़ देता। तो इस तरह का कोई यानी कि सेल्फ लिबर्टी नहीं थी, इंडिविजुअल राइट्स नहीं थे। तो आफ्टर दैट चेंजेस बाद में लोगों के माइंड जो है वो माइंड चेंजिंग आई, माइंड्स चेंज हुए, उन्हें अपनी जो है उसका पता चला, अपने राइट्स का पता चला, अपनी लिबर्टीज़ का पता चला, ठीक है। तो इस तरह से जो सिटीज़ ग्रू फ्रॉम मोरल ऑब्लिगेशन से वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ लोग चले गए। जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री में इतना ज़्यादा जुल्म सितम होगा कि जो बादशाह का दिल चाहेगा वो करेगा, तो फिर तो ये इसी तरह से जो है किंगशिप एंड होगी। आगे हम फिलोसफर्स की बात करते हैं। न्यू पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज आया, ठीक है, कि फ़िलोसफर्स ने बाद में बोलना शुरू किया लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, राइट्स के बारे में, और लोगों को बताया कि वो किस तरह से खुद जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चला सकते हैं, अपने मुल्क को चला सकते हैं अपनी कंसेंट के ज़रिए, एज अ डेमोक्रेसी के ज़रिए। तो आगे हम जब कंक्लूजन में आते हैं कि ये सारा जो ये सारी हिस्ट्री इसलिए बयान की गई कि ओरिजिन किस तरह से हुआ था सोशियोलॉजी का। इन सब चेंजेस के बाद फ़िलोसफर्स और जो थिंकर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने इन चेंजेस के जो थे रीज़न्स उनकी तरफ देखा, फिर उनके रिजल्ट्स के बारे में देखा, फिर उनका जो इम्पैक्ट था या इफ़ेक्ट था ऑन सोसाइटी,
उसके बारे में देखा, तो उनके बारे में स्टडी किया, और जो इनकी ये जो सारी सोशल प्रॉब्लम्स थी, इन सोशल चेंजेस की वजह से उनका सल्यूशन जो है सजेस्ट किया। तो एज अ रिज़ल्ट न्यू डिसिप्लिन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, क्योंकि ये 3 बड़े मुल्क थे जिनमें एक साथ एट द टाइम एक साथ बहुत ज़्यादा वो रिवोल्यूशंस आई थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, प्रिसाइजली वेयर द चेंजेस वर ग्रेट। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ था इन सब चेंजेस की वजह से।